आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 24 फरवरी 2022 को 24 फेब 2022 को रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और उसने ये एक तरह से उसको जस्टिफाई किया कि जो यूक्रेन के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ अव्यवस्था है, वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ एक तरह से न्यू नाजिज्म जैसा सिचुएशन है। तो उसके सपोर्ट उसको अपने में मिलाने और वहाँ चीजें स्थापित करने के लिए हम उस पर अटैक कर रहे हैं। तो युद्ध, एक चीज ध्यान रखो कि युद्ध जो है, वॉर जो है, क्यों होता है आखिर। ऑब्वियसली यदि हम इतिहास को उठा करके देखें तो हमने हजारों लड़ाइयां लड़ी और परिणाम सबके अच्छे नहीं हुए। कुछ युद्ध हुआ जो कि शायद कुछ टाइम के लिए उसने पीस स्टेब्लिश किया, लेकिन मेजोरिटी युद्ध 99% वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट यदि मॉडर्न इंडिया की बात लें, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात लें, तो हमने मल्टीपल फाइट किया और वो फाइट क्या है, मैक्सिमम पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ। चाइना के साथ हमारा डिफीट हुआ, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। लेकिन 1971 वॉर यदि देखा जाए तो एक तरह से पाकिस्तान जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे दो पार्ट में बांटने से वो कमजोर हुआ। तो हमारे लिए वो फायदेमंद हुआ, लेकिन पाकिस्तान उस चीज को तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी उसका आधा पार्ट टूट जाए तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस संबंध में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ बातें शेयर करने की कोशिश करेंगे। ये जो सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, आप जानते हो। लेकिन चूंकि लंबे समय से युद्ध चल रहा है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप अपने, कुछ आइडियाज होती हैं जिसको आप अपने ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट में ऐड कर सकते हो, या आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाते हो, चाहे वो 21 बैच के हो, 22 बैच के हो। दोनों का इंटरव्यू होना है इस बार। और 23 वाले हैं, ऑब्वियसली उनके जो हैं वो नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं, लेकिन आपके दो बैच के इस बार होने वाले हैं। तो ये यदि आप फर्स्ट श्लोक देखोगे, जब भी युद्ध की बात आती है तो महाभारत सबसे सामने आता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाभारत ही है। देखो, हम जिस चीजों में वो कहते हैं ना कि एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड इन्वायरमेंट। कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने समय और कालखंड और आसपास के पर्यावरण वातावरण के का फंक्शन होता है। जो वो कुछ देखता है, जो कुछ सीखता है, तो शायद महाभारत है वो उसे देखते हुए बड़ा हुआ और बहुत लंबे समय तक उसे देखा। आज भी जब मौका मिलता है जीवन में, कभी कभी समस्याएं आती है, कभी कभी वो जो लगता है कि सामने सही दिख नहीं रहा है, तो वो आज भी मैं इसको देखता हूँ। तो यदि गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है, अब ये हो जाता है कि युद्ध होगा। तो जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती है तो कहते हैं ना कि जो धृतराष्ट्र थे वो तो अंधे थे। तो वेद व्यास कहते हैं कि क्या तुम दिव्य दृष्टि लेना चाहोगे और तुम खुद युद्ध को देखना चाहोगे। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि नहीं, यदि जिन बच्चों का, जिन जो आज योद्धा हैं जो फाइट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से कहीं हमारे पुत्र हैं, कहीं हमारे अनुज पुत्र हैं। तो हमने उन लोगों का बचपन नहीं देखा, उन लोगों का तरुणाई नहीं देखा, उन लोगों का युवा होते हुए उन्हें नहीं देखा, तो मैं उन्हें मरते हुए कैसे देख सकता हूं। तो आप ऐसा कीजिए कि संजय को, जो राज सारथी संजय हैं, उनको आप दिव्य दृष्टि प्रदान कर दीजिए। एक तरह से कह सकते हो कि आज के डेट में जो आप चीजों को देखते हो एज ए लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो, या कुछ ढंग से टेक्नोलॉजी, कुछ हमारे हैं पॉलिटिशियन, महान पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी उस समय महाभारत में बहुत अच्छा था, इसी वजह से संजय जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू युद्ध को देख रहे थे। तो हम उसमें डिबेट में नहीं जाएंगे। तो जब ये देखने लगते हैं, जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती है, तो धृतराष्ट्र पूछते हैं। ये श्लोक मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे श्लोक हैं जो अच्छा लगते हैं, लेकिन ये हमने इस कंटेक्स्ट में सोचा इसको आपको प्रेजेंट करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो इसमें यह है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामा का पांडवास चैव किम कुर्वत संजय। यानी कि धर्म क्षेत्रे,
ये इस वजह से कहना चाह रहा हूं कि जो आगे कुछ चीजों को बताऊंगा, क्योंकि ये फिलॉसफी ऑफ वॉर है कि युद्ध क्यों, तो उसमें जो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र, यानी कि जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र से पहले धर्म क्षेत्र आया है, कि जो युद्ध, जो वो कुरुक्षेत्र का मैदान है वो एक धर्म है, यानी कि युद्ध क्षत्रिय का धर्म है, कि यदि हमें लगता है कि हम सही हैं तो हमें अपने सच्चाई को बचाने के लिए युद्ध करना है, तो युद्ध क्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। देखो, ये इसको युद्ध क्षेत्र भी कहा जा सकता था, कि जो युद्ध का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, लेकिन इसको क्या कहा गया है कि धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शम बेतायुत्सव, तो जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है समवेता, यानी कि युद्ध समान भाव से, यानी कि ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ हमारे ही पुत्रों में जोश है और हमारे ही पुत्र युद्ध के लिए ललायित है, नहीं, समवेता युद्ध सब, यानी कि युद्ध की समान इच्छा रखने वाले, तो युद्ध की समान इच्छा रखने वाले, यानी कि मेरे पुत्र भी उसे ही, क्योंकि सेम गुरु से आचार्य द्रोण, देखो ये दोनों गुरु के बीच में जो है वो दुर्योधन है, तो ये आचार्य द्रोण है और ये कुलगुरु कृपाचार्य, तो दोनों ही दोनों के गुरु रह चुके हैं। कह रहा है कि समान युद्ध की समान इच्छा से, मामका यानी मेरे, पांडवाश्चय मेरे और पांडव के पुत्र जो हैं, यानी कि पांडव जो हैं, किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं संजय, वो कहते हैं। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो श्लोका है उसमें कहते हैं, दृष्टवा तो पांडवानी कम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मूप संगमय राजा बचनम बब्रीत। तो ये श्लोक वहीं से है, कि जो नेक्स्ट इसका कहते हैं, संजय बोलते हैं, संजय उवाच, आप यदि पढ़ोगे तो जो संस्कृत वाला, कि संजय उवाच, यानी संजय ने बोला कि दृष्टवा तु पांडवानी कम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मूप संगमय राजा बचनम बब्रीत। तो ये जो दुर्योधन कहता है आचार्य द्रोण से कि जो सामने की सेना है कि उसमें कैसे कैसे योद्धा हैं, उसके बाद बताता है कि आचार्य हमारे तरफ कौन कौन है, स्वयं आप हैं, पितामह हैं, कुलगुरु कृपाचार्य हैं, और बहुत सारे लोग हैं, और हमारी सेना के सामने वो भला कितनी देर टिक पाएंगे। तो इसलिए अब हम ये इसके संबंध में नहीं, इस श्लोक को यहीं ड्रॉप करते। लेकिन महाभारत के कुछ और चीजें हैं, कुछ और एस्पेक्ट्स हैं भूमिका समझने के लिए, उसे आवश्यक है, उसको आपको समझना चाहिए। एक दृश्य है उसमें, जो आचार्य द्रोण हैं, कुलगुरु कृपाचार्य हैं, विदुर हैं, और भीष्म पितामह हैं, तो उसमें से कहते हैं वो लोग कि युद्ध कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर जो ये एक शब्द है कि युद्ध कर तो कदाचित कोई नहीं चाहता है, तो कृष्ण कहते हैं कि यदि कदाचित कोई युद्ध नहीं चाहता है तो कदाचित शब्द ही यहां क्यों आया। और आप भी जानते हैं आचार्य और पितामह जो भी हैं, कि युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं और युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं। कृष्ण जब आते हैं, देखोगे कि शांति संदेश लेकर के कृष्ण आते हैं, तो जो धृतराष्ट्र हैं उनके सभा में उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है, लेकिन दुर्योधन फिर है उन्हें अपमान करता है और युद्ध वो स्टार्ट करता है। तो जो कृष्ण कहते हैं धृतराष्ट्र से कि आपके पास इतिहास की थाती है, मीन्स एक तरह से आपका लंबा इतिहास रहा है, आपके जो पूर्वज हैं कौन कौन हैं, महाराजा चक्रवर्ती महाराज भरत, शांतनु, अ, ये कुरु, अ, पुरुरवा, और बहुत सारे लोग आपके वंश में रह चुके हैं, तो कहते हैं कि आपके पास इतिहास की थाती है, मर्यादाओं का निक्षेप है, आप धर्म ध्वज रक्षक हैं, यानी कि आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं, आप न्यासधारी हैं, यानी कि जो न्याय है वो आप उसको भंग नहीं होने देंगे, तो आपके रहते न्यास का अब भंग नहीं हो सकता। आज आपके पास योद्धाओं और महात्माओं का जमघट है, और ये जमघट संसार के कदाचित भी किसी राज्य सभा में ऐसा होगा। और यदि युद्ध हुआ महाराज, तो न तो आपके पास पुत्र बचेंगे और न तो आपके पास अनुज पुत्र बचेंगे। क्या आपके अनुज पुत्र का शव आपके पास यदि आए तो क्या आप आनंद मना पाएंगे? नहीं महाराज, युद्ध की बात करना और है और युद्ध करना और है, और युद्ध में कुछ भी नहीं बचेगा, और वो उसके परिणाम और उत्तरदायी आपके ऊपर होगा। इतिहास कल दुर्योधन से भी नहीं पूछेगा कि उसने जो भी गलतियां की, चाहे वो द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, वो क्यों किया। इतिहास कल अंगराज कर्ण से भी नहीं पूछेगा कि उसने भरी सभा में द्रौपदी को बेश्या क्यों कहा।
लेकिन इतिहास आपको उत्तरदायी ठहराएगा, क्योंकि आप जिम्मेदारी के पोस्ट पे हैं। आज युद्ध जो रसिया यूक्रेन में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ लिमिटेड जो 5-10 पीपल हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जो साधारण सेना के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो उनके ऊपर बॉम्ब गिर रहा, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन कुछ लिमिटेड लोग हैं, उनके कारण ये हो रहा है, युद्ध हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध आज से 100+ ईयर, 100 साल पहले हुआ। उसमें मिलियंस पीपल, कहा जाता है ऐसा कि 2 मिलियन+ पीपल का डेथ हुआ। जो दूसरा वर्ल्ड वार है, उसमें आपका बहुत सारा शायद 7.5 मिलियन पीपल प्लस ये पेरिश हुए, उनका डेथ हुआ। लेकिन क्या ये रुक गई? नहीं। हाँ, ये चीजें हैं। कहीं ना कहीं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। एक फेमस स्टेटमेंट किसी ने कहा है, उसको मैं बार बार शायद बोलता हूं। इट इज सेड व्हेन मिलियंस डाई, दैट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर अस, बट व्हेन समवन नियर और डियर डाई, देन दैट इज ट्रेजेडी फॉर अस। हजारों लाखों मर जाते हैं शायद। आप अभी मैंने बोला फर्स्ट वर्ल्ड वार में मिलियंस मरे, सेकेंड वर्ल्ड वार में मिलियंस मरे, तो वो हमारे लिए डेटा है। लेकिन किसी ने मान के चलो कि अब हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में नहीं थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में नहीं थे, लेकिन आज के वर्तमान में जी रहे हो। हर डे न्यूज़पेपर में आप ऑनलाइन एवरेज देखते हो, तो कहीं ना कहीं देखते हो कि आतंकवादी घटनाएं हो रही है, किसी ने किसी को गोली मार दी, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो किसी का अपना कोई चला जाता है, मान के चलो कि सेना में ही है, और अर्धसैन्य बल में ही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, स्टेट पुलिस में, किसी का नियर एंड डियर का डेथ होता है, तो वो हमारे लिए ट्रेजेडी होता है। यदि हम वॉर को देखें, फिलॉसफी ऑफ वॉर को देखें, तो फिलॉसफी क्या है कि किसी चीज को, युद्ध को, के कारण को देखना कि एक्चुअल में क्यों हो रहा है, युद्ध क्यों हो रहा है। तो यदि आप मोटे तौर पे एनालाइज करो, मोटे तौर पे चीजों को देखो, तो जो युद्ध है वो आपके कुछ रीजंस हैं, उसके कारण होते हैं। एक जो आपका फैक्टर है वो क्या है कि आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी है आपका, उसके कारण युद्ध होता है। बिफोर गोइंग टू डिटेल इन दैट, एक बर्ट्रैंड रसेल, जो नोबेल प्राइज विनर हैं लिटरेचर में, कहा जाता है कि कुछ लोग विंस्टन चर्चिल को इसका श्रेय देते हैं, कुछ लोग और, लेकिन जनरली मैंने ये देखा, बर्ट्रैंड रसेल का देख रहा था और चर्चिल, ये दो नेम आए कि वॉर डजंट डिसाइड हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट। तो ये वॉर डिसाइड नहीं करता है कि कौन सही है, लेकिन बस ये डिसाइड करता है कि कौन बचा। जो बच गया एक तरह से वही सही है, जो मृत्यु को प्राप्त कर गया तो वो आपका ये सही नहीं है एक तरह से। ठीक है। तो जो युद्ध, एक तरह से वॉर होता है, वो पहला है आइडियोलॉजी, कि इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग माई आइडियोलॉजी, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग आर आइडियोलॉजी, मीन्स वी विल फाइट। आप यदि देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर और जो फ्रांस, ये यूएसए, ब्रिटेन साथ में लड़े। लेकिन धीरे धीरे जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ, रसिया, यूएसएसआर यानी कि अलग आइडियोलॉजी, अमेरिका अलग आइडियोलॉजी, तो उस आइडियोलॉजी के आधार पे युद्ध हो रहे हैं, हुए हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स हुए हैं। कि हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये आइडियोलॉजी के चलते ही आपका बहुत सारे जो वॉर हो रहे हैं, कि हम ये इस चीज को मानते हैं। इनफैक्ट देखोगे कि जो आपका इस्लाम ही है, तो दुनिया में जनरली आप देखते हो कि बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स हैं। तो वहां भी क्या है, आइडियोलॉजी को लेकर के, कि इस्लाम ही है तो कोई सिया है, कोई सुन्नी है, या हमारे ही टाइम में हमारे ही इंडिया में देखो तो कोई विष्णु के भक्त थे, वैष्णव थे, कोई शिव के भक्त थे, शैविज्म को मानते थे। ऐसे ही बहुत सारे सेक्ट्स थे। तो उन चीजों के कारण भी ये प्रॉब्लम हुई। तो आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, और यदि आप हमारे आइडियोलॉजी को मानते हो तो चीजें सही, यदि आप नहीं मानते हो तो ये प्रॉब्लम। तो एक आइडियोलॉजी। दूसरा होता है पर्सनल एम्बिशन।
पर्सनल एम्बिशंस जो हैं ये भी आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप इतिहास को उठा करके देखो तो जो पर्सनल एम्बिशंस हैं, चाहे आपको राजा बनने का है पर्सनल एम्बिशन कि हम राजा बने या हम महामंत्री बने या हमारे पास सत्ता हो, पर्सनल एम्बिशंस ने ही भी बहुत बार दुनिया को युद्ध में ढकेला है। और इसके इन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको एंशियंट इंडिया से लेकर के और या एंशियंट वर्ल्ड से लेकर के और आज तक आपको मिलेंगे कि पर्सनल एम्बिशंस ने, आज जो पुतिन है कहीं ना कहीं क्या है कि एक जो उनका मेन अपोनेंट इस समय है नोवेल्नी। नोवेल्नी ऑब्वियसली वो जेल में है, उन्हें जेल में बंद किया गया है, लेकिन उनके बिहाफ पे उनके जो सपोर्टर्स हैं और उनके जो टीम है वो ट्वीट करते रहते हैं। तो अभी एक बहुत अच्छा ये कि रसिया दूसरे कंट्री के जो लैंड है उसको कंट्रोल करना चाहता है। और हम ये जान रहे हैं कि रसिया का अब एक तरफ पॉपुलेशन क्या डिक्लाइनिंग स्टेज में है। और आप ये भी जानते हो कि दुनिया का सबसे अधिक लैंड जो है वो रसिया के पास है। तो रसिया में पर कैपिटल लैंड ऑलरेडी फा फा मूव है। हमारे जैसे इंडिया देखो तो इंडिया से आपके 20 टाइम्स उसके पास लैंड, मोर देन 20 टाइम्स पर कैपिटा, 20 30 40 टाइम्स है। तो लैंड आपके पास ऑलरेडी है, आपके अपने पॉपुलेशन है, वो ड्रग्स ले रहे हैं बहुत सारी समस्याओं से, लेकिन आपका पर्सनल एम्बिशंस कि हम ये कर सकें कि हम सुप्रीम हैं, हम, तो ये पर्सनल एम्बिशंस जो हैं वो कहा उन्होंने कि जो लोग हैं फाइट कर रहे हैं वो जबरदस्ती फाइट किए करवा रहे हैं कि अब उन्हें एक तरह से कंस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं कि आपको इतने दिन युद्ध में यानी जाना है, जो मिलिट्री सर्विस देना है। कोई भी पैशन से नहीं जा रहा। आज यदि भारत को प्रोटेक्ट करने की जरूरत हो तो लोग इच्छा से जाते हैं कि यस मुझे आगे किया जाए। तो वो जो है ये नहीं भाव हो रहा पर्सनल एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट जो है ईगो, एक तरह से ईगो जो है एक पर्सनल एम्बिशंस होता है। तो पर्सनल एम्बिशन शायद लिटिल बिट उसको फेयर कर सकते हैं, लेकिन जो ईगो अहम, अहम एक डिफरेंट चीज की थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज जो पर्सनल एम्बिशन है वो शायद समटाइम पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, पॉजिटिव इस वजह से कि मान के चलो कि दुनिया में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन हम उसको गलत होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा पर्सनल एम्बिशन है कि कोई हेल्प करे या ना करे मैं उसको हेल्प करने के लिए तैयार, तो शायद ये पॉजिटिव में भी। लेकिन ईगो एक तरह से वो निगेटिव एस्पेक्ट्स ही है। तो क्या है, दुर्योधन का ईगो ही है ना वो जो युद्ध में ढकेल देता है। रावण का ईगो ही जो है वो युद्ध में ढकेल देता है। जरासंध का ईगो ही तो है जो युद्ध में ढकेल देता है और लाखों लाखों सैनिकों को कटवा देता है। और चाइना देखो, चाइना में क्या है, कुछ लीडर्स जो सुप्रीम लीडर होते हैं उनका ईगो जो ये मायने ये रखता है। ठीक है? तो ईगो जो है एक बहुत बड़ा है। और इसी को हेट्रेड, जो आपका एक चीज होता है ना कि हम खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं रहता है। इसमें हेट्रेड में क्या है, हमारा जो पड़ोसी है वो दुखी रहे, यानी हम उससे घृणा करते हैं। हमने 100 रुपया कमाया ये प्रॉब्लम हमारे लिए और ये खुशी नहीं दे रहा, लेकिन पड़ोसी कैसे 10 रुपया कमा लिया ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हेट्रेड जो है, हेट्रेड भी युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आपका है जियो पॉलिटिक्स। आज के जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें जियो पॉलिटिक्स जो है वो बहुत मायने रखता है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्यों बराबर युद्ध होते रहे, जियो पॉलिटिक्स के कारण। जियो पॉलिटिक्स मीन्स जियोग्राफी प्लस पॉलिटिक्स। इसका ज्योग्राफी ऐसा है, ये ऐसे लोकेशन पर सिचुएटेड है कि इस कारण से यहाँ बहुत लोगों ने कंट्रोल करना चाहा। और इट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। दुनिया के बहुत सारे एम्पायर, बहुत सारे जो स्टेब्लिश्ड प्लेस थे वो यहाँ आए और मीट गए। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है युद्ध के लिए। एक आपका जियो इकोनॉमिक्स देखते हो, आज के टर्म में जियो पॉलिटिक्स जो है जियो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया और बहुत सारे पार्ट में जो खास करके मिडिल ईस्ट और जो वेस्ट एशिया है इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कराया वो क्यों, जियो इकोनॉमिक्स के कारण, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स के कारण। यानी कि जो वाइल आज अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि आज वो पेट्रोलियम उसके पास है। उसके पास आज पेट्रोलियम अपने रिक्वायरमेंट के लिए ही नहीं है सिर्फ, बल्कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट भी वो कर रहा है।
इवन इंडिया भी उससे कुछ कुछ चीजें खरीद रहा है। तो उसके पास है अभी आज की डेट में तो जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स। एक आपका जो होता है सुप्रीमेसी, कि जो हम अननेसेसरी एक तरह से हम सुप्रीम हैं, ये प्रूव करने के लिए आप देखो कि नेपोलियन नेपोलियन बहुत सारा वॉर फाइट ये किया। वो शायद चीजें, वो जो एम्बिशंस उसके थे बहुत सारे फुलफिल कर लिए, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए कि हम बेटर हैं, हम सुप्रीम हैं, इस कारण से उन्होंने युद्ध किया। अब यदि हम फिलोसफी ऑफ वॉर देखते हैं तो एज सच जो फिलोसफी ऑफ वॉर है वो उसको बहुत डिटेल में स्टडी लिमिटेड लोगों ने किया। यदि आप उसमें से नेम देखोगे तो कार्ल वॉन क्लॉजविज जो हैं वो फिलोसफर ऑफ वॉर माने जाते हैं। वो आपके प्रूसिया के थे, प्रूसियन जनरल, यानी आज का जो जर्मनी है वो पहले प्रूसिया कहा जाता था। तो उसके एक जनरल थे, वो वॉर पे बहुत कुछ लिखे। और उनके बारे में कभी आपको ऑब्वियसली डिटेल आपको हर चीज जानना जरूरी नहीं है। वंस जब मैंने ऑप्शनल एक समय डिफेंस रखा था यूपी पीसीएस में, मेंस में, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा था और अच्छा खासा मार्क्स आ गया था। मैं मीन्स कभी डिफेंस को तो मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन बस थोड़ा सा 2-4 दिन मैंने ओवरव्यू लिया था। तो उसमें तो आप कौटिल्य का भी देखो, जो कौटिल्य के जो 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं स्टेट के, उसमें किंग आता है, अमात्य आते हैं, जनपद आते हैं। उसके बाद देखो कि दुर्ग आ रहे हैं, फोर्ट्रेस आ रहे हैं। दुर्ग यानी आपका जो किला है, वो दुर्ग जो है, फोर्ट जो है, वो मजबूत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि युद्ध की समस्या हमेशा बनी हुई है। तो फोर्ट देखोगे कि इंपॉर्टेंट है। कोस, आपके पास ट्रेजरी होनी चाहिए। युद्ध आप कैसे फाइट करोगे जब आपके पास धन रहेगा? सेना कैसे मेंटेन करोगे जब आपके पास धन रहेगा? फिर देखोगे दंड, आर्मी आपके पास चाहिए, और मित्र चाहिए, अलाई चाहिए। आप अकेले ही सबको परास्त नहीं कर सकते हो, सबको डिफीट नहीं कर सकते हो, तो आपके पास अलाई। तो जो कौटिल्य हुए मोर देन 2000 ईयर्स पहले, वो भी युद्ध के प्रिपेयर्डनेस पर ध्यान देते थे। युद्ध हो ही ना, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। जो कृष्ण कहते हैं कि शांति जिन भी दामों मिले सस्ता है महाराज, और शांति को पकड़िए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। जो अभी इसके पहले हमने देखा ना कि वॉर ये डिसाइड नहीं करता है कि कौन राइट है, बट ये डिसाइड करता है कि कौन लेफ्ट है, मिस कौन बचा। तो जो शांति है, जो पीस है, वो कभी भी जो है वॉर से बेटर कंडीशन में। हाँ, ये चीज भी सही है कि जो ह्यूमैनिटी है उसने सो थाउजेंड्स ऑफ वॉर फाइट किया, और खास करके लास्ट 100 या 150 ईयर्स लो या 200 ईयर्स लो, बहुत कुछ जो आप आपके पास पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत सारी जो इनोवेटिव चीजें हैं, कहीं ना कहीं जो है वो वॉर के कारण आया। न्यूक्लियर एनर्जी जो इसका आप आज एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं जो है वो वॉर के कारण आया। प्लेन आज सो जनरली 2 घंटे में किसी दूसरे शहर में पहुंच जाते हो, 3 घंटे में, मीन्स मोर और लेस इंडिया के किसी भी पार्ट में आप यदि डायरेक्ट कनेक्टिविटी है तो आप 3 से 4 घंटे के अंदर पहुंच जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो स्टार्ट जो हुआ वो शुरू में वॉर में उसको यूज किया जाने लगा, फिर वो उसका सिविलियन यूज होने लगा। तो बहुत सारी, इवन देखो डॉक्टर कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, उन्होंने इंडिया को एक स्ट्रांग नेशन बनाने के लिए अपना जीवन उसी में लगा दिया। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिसाइल मैन वो हैं तो सिर्फ मिसाइल और रॉकेट और जो सैटेलाइट और बहुत सारी चीजें, मिलिट्री सैटेलाइट और ये इन चीजों पे ही उन्होंने वर्क किया, नहीं। उन्होंने बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स और सारी चीजों को वर्क किया। तो जो नॉलेज वहां से गेन होता है, वो उसे ह्यूमैनिटी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। हमने युद्ध के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, लेकिन वही न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमारे घरों को रोशन करती है। हाँ, तो लेकिन फिर भी हम कभी भी युद्ध को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। यदि कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, जब इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि क्या युद्ध हमेशा हानिकारक ही रहा है, तो आप ये बता सकते हो कि नहीं। जो इतिहास को हम देखें, जो कल का दिन है, व्हाट वाज यस्टरडे एंड टुडे इफ वी सी, देन इट हैज प्रोवाइडेड मेनी थिंग, बट इट डजंट मीन कि इट कैन बी जस्टिफाइड।
ये हार्म ही करता है, ये आपका प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। तो युद्ध के जो कारण हैं, उन चीज़ों पे प्रकाश आपको डालना है, जैसे आइडियोलॉजी है, पर्सनल एम्बिशंस है, ईगो है, हेट्रेड है, पॉलिटिकल एम्बिशंस यानी जियो पॉलिटिक्स कह सकते हो, जियो इकोनॉमिक्स कह सकते हो, सुप्रीमेसी कह सकते हो, और इनके जो कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उनको देना चाहिए। कोई भी कंट्री है जो ऐसा है कि आज के डेट में यदि वो सोवरेन है, तो जैसे इंडिया के केस में लो, इंडिया ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, लेकिन हमारे पास फिर भी आप देखोगे क्यों हम बजट बढ़ाते जा रहे हैं हर साल, बजट में सेना के लिए अधिक, क्योंकि हम अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार रहे। वो सभ्यताएं मिट गई जो अपने फाइट ना कर पाए, जो अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाए। तो हमें अपने आत्मरक्षा के लिए, हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें बनानी चाहिए। पहले आप यदि देखोगे, जो महाभारत का युद्ध देखो, रामायण में देखो, तो क्या है कि दोनों सेनाएं आमने सामने है। जब कमांडर इन चीफ जो है, कमांडर हैं, बोले आक्रमण, तो आक्रमण होगा। शंख बजाया गया युद्ध स्टार्ट करने का, युद्ध स्टार्ट हो रहा है। शंख बजाया गया युद्ध समाप्ति का, तो युद्ध समाप्ति हो रहा है। महाभारत के टाइम में देखो कि जो सिचुएशन था कि जब वंस युद्ध समाप्त हुआ शाम का, तो रात्रि में यदि चाहें तो एक पक्ष दूसरे पक्ष से जाकर के भेंट कर सकते हैं। तो वो एक तरह से धर्म क्षेत्र, जो क्या था शुरू वाले स्लाइड में जो आपने देखा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामा पांडवाश्च किम कुर्वन्स, तो धर्म क्षेत्र वो था कि युद्ध हो रहा है दिन में, फिर हम अपने शत्रु से भी अच्छे से बात कर सकते हैं। धीरे धीरे देखोगे कि युद्ध का वो सिचुएशन आता रहा, मान के चलो पानीपत की लड़ाई देखो, तो दोनों सेनाएं हैं, मार काट रहे हैं, लेकिन वहां फिर है युद्ध समाप्ति के बाद अच्छी से व्यवहार नहीं करेंगे, जिनको भी जो बचे उनको कत्लेआम कर दिया जा रहा। गेंगीज खान और उसके पोते बेटे जहां भी गए उन्होंने कत्लेआम मचा दिया, मिलियंस को किल किया। तो वो एक सिचुएशन था। फिर धीरे धीरे करके देखोगे, हमने गोले बारूद बनाया, बंदूक बनाया, राइफल बनाया, और आज के डेट में साइबर वॉरफेयर, आपका एयर वॉरफेयर, नेवल वॉरफेयर, सबमरीन, ओके, मिसाइल, ये बहुत सारे एन नंबर ऑफ फाइटर प्लेन, 4.5 जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, एटसेट्रा, साइबर वॉर, बहुत सारे वॉर इन स्पेस एंड ऑल थिंग्स आर। तो चीजें चेंज हो रही है। और आज जो है, पहले तलवार से जब युद्ध करते थे तो ठीक है, कितने लोगों को आप मारोगे, सबको एक साथ नहीं किल कर सकते हो। लेकिन आज के डेट में हमने ये इक्विपमेंट्स बना लिए हैं, ये डिस्ट्रक्टिव चीजें बना लिए हैं कि आज हम चाहें तो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कभी भी हमें युद्ध को प्रमोट नहीं करना चाहिए। शांति हमेशा बेटर होती है। आज वो जो महात्मा गांधी जी कहते हैं ना कि दिस मदर अर्थ हैज इनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन बट नॉट द ग्रीड ऑफ एवरीवन। आप देखोगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों, ग्रीड के कारण ही हुआ कि हम जो हमारे रिसोर्सेस हैं, ब्रिटेन के पास, यस, शुरू में शायद बहुत गरीब देश हुआ करता था ब्रिटेन, हम ब्रिटेन की तुलना में बहुत रिच हुआ करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके पास रिचनेस आ गया, फ्रांस रिचनेस आ गया, फिर भी दूसरे को परेशान कर रहा, अमेरिका रिचनेस आ गया, उसके अपने लोग सफिशियंट है। तो वो है ऐसा कि वो सेल्फ सफिशिएंट थे, चीजें उनके पास था, बेटर जीवन जी सकते थे, लेकिन फिर भी आपने दूसरे को परेशान किया। तो हमारे पास रिसोर्सेस इतने हैं कि हम आपसी भाईचारे से रह सकते हैं, लेकिन जो युद्ध होता है उसमें नुकसान सबका होता है। एक यूनिक चीजें शायद ये ऑब्जर्व किया गया, जो कुछ चीजें ऑब्जर्व मैंने भी अपने टाइम में जो मैंने किया, वो उस चीज को जिक्र करता हूँ कि सामान्यतः देखते हो कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन टेंडेंसी है, उसके पास एनर्जी होता है, तो आइदर वो विधायी शक्तियों में लगाओगे यानी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाओगे, या फिर जो विध्वंस के, या तो विधायी में लगाओगे या विध्वंस में लगाओगे, यानी कि कंस्ट्रक्टिव में लगाओगे या डिस्ट्रक्टिव में लगाओगे। लेकिन आदमी का एनर्जी निकल आना चाहिए। इसी वजह से देखो, ये पुराने समय में क्या है, कुश्ती होता था, मल्ल युद्ध होता था, जो भी ये है कि आप एटलीस्ट सबको कुश्ती लड़ना है, तो क्या जो आपके अंदर एनर्जी है, आप फोर्स में जाते हो, तो हर डे
ये आपको एक्सरसाइज करा जाता है। 2 कारण है, एक तो आप फिट रहो और दूसरा जो आपके अंदर एनर्जी आ रहा है, वो उसको एनर्जी को निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए, तो वो कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए। यदि कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं होगा तो डिस्ट्रक्टिव वे में होगा। फ्रैट्रिसाइड आप देखते हो कि किसी को मार दिया, अपने ही दोस्तों को, अपने ही साथ रह रहे थे और उन्हें किल कर दिया। ये रेगुलर आप न्यूज़ में देखते होंगे, सेना में, अर्धसैन्य बल में, पुलिस में और बहुत जगह ये होता है। तो क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी निकलने का तरीका होना चाहिए। कहा जाता है ना कि चीन की जब भी जनसंख्या बढ़ती थी, तो चीन युद्ध के माध्यम से जो है वो जनसंख्या को कम करता था कि युद्ध करा दो, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। ओके, लेकिन ये आपके पास पहले इंटरटेनमेंट्स और बहुत सारी चीजें शायद नहीं थी उस लेवल में, लेकिन आज आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास एनर्जी है, तो उसे आप रनिंग करके खर्च कर सकते हो, उसे कृषि कार्यों में लगा सकते हो, उसे बागवानी उससे कर सकते हो, उससे प्रकृति को बचा सकते हो। तो एनर्जी जो है वो निकलना चाहिए किसी भी तरीके से। और देखा गया ऐसा कि जब वॉर के टाइम आए, तो जो अपराध थे समाज में वो कम हो गए। जो हत्या कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, लूट कर रहे थे, वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी मिल रहा था, यस वॉर हो रहा, आज इतने मरे, वो उतने मरे। इनफैक्ट जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी, तो ऑब्वियसली जब वो उस समय एक ऐसा टाइम था जब मैंने उसको देखा कारगिल वाले में, देखा का मतलब वहां नहीं गया, लेकिन टीवी पे हर घंटे 2 मिनट वो फुटेज दिखाते थे कि कारगिल में क्या हो रहा है। तो जब मैं उस समय अपने गांव में देखा, तो आपसी वैमनस्य जो है का वो लेवल ऐसा नहीं है, हर गांव में या हर शहर में, हर मोहल्ले में ऐसे होते हैं। लेकिन वो एक टाइम था, वो उसको मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग अधिक से अधिक युद्ध की बात करें, तो जो आपस में एक दूसरे का क्रिटिसाइज, एक दूसरे को गिराने का जो भाव रख रहे हैं, वो चीजें कम हो गई। आज भी देखते हो कुछ चीजें होती है, लड़ाई होती है किसी में, तो आप नहीं लड़ रहे हो लेकिन आपको लगता कि हाँ फुलफिल हो रही है। तो बहुत सारी जो हमारे पास एनर्जी होते हैं उसे निकलने के लिए रास्ते होने चाहिए। तो पहले जो है युद्ध एक ये भी था कि युद्ध होने के बाद शांति स्थापित होगी, एनर्जी जो है वो बाहर आए। लेकिन आज आपके पास इंटरटेनमेंट के कंस्ट्रक्शन की बहुत सारे साधन हैं, उसे हमें अपनाना चाहिए। तो ये कुछ स्मॉल से चीजें थी, थॉट थे, उसे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। चीजें कभी-कभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। इंटरव्यू वगैरह में जब पर्सनालिटी टेस्ट में जाते हो, तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ थॉट, कुछ ओपिनियंस आपसे पूछे जाते हैं और कोई ऐसे टॉपिक होता है, तो उसके एन नंबर ऑफ डायमेंशंस को आप एक्सप्लोर करो। मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं ये बोलता हूँ ना कि जिस समय आप टॉपिक को समझ गए, आप यदि टॉपिक को प्रॉपर तरीका से डिकोड कर पाए कि ये इसमें क्या पूछना चाह रहा है, तो आपके लिए लिखना आसान हो जाता है, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। ओके, तो इसमें इतना ही हो कि जल्दी समस्याएं का समाधान हो जाए। ओके, युद्ध जो भी है किसी के हित में नहीं है, और आज के डेट में ग्लोबल जो दुनिया कनेक्टेड है, तो उसमें से सबका नुकसान होता है। कहीं भी युद्ध हो रहा है तो साधारण जनता पे, इंडिया के जनता पे यदि महंगाई की मार पड़ रही है, तो युद्ध में तो हम भी डायरेक्ट, एक तरह से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट हैं, कर रहे हैं। किस पक्ष से हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन उसका हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो युद्ध जो है फायदेमंद नहीं है, उसे बंद किया जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।